अभिजीत देसाई आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। हमारे अयोध्या में राम जी, रामलला अपने निवास स्थान में विराजमान हो गए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। शायद सारे हिंदुस्तानियों के जिनके जिनकी आस्था थी राम के प्रति, प्रभु राम के प्रति, उनकी आंखों में उस समय आंसू थे। मतलब लोग बड़े दिल से आस्था रखते हैं प्रभु राम जी के ऊपर, और मैं खास करके मेरी आस्था तो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि मेरा एक सौभाग्य रहा है। मैं कम से कम 25 बार, 24 या 25 बार राम जन्मभूमि उस स्थल पर जा चुका हूँ। क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग में मैं जब जाता था तो मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे अक्सर लेकर जाते थे। शायद उस जन्म स्थल पर बाकी सबको एंट्री नहीं थी, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो नगर निगम के सदस्य थे, तो उनके साथ मैं अक्सर जाता था। तो मेरा सौभाग्य रहा, 24 से 25 बार मैंने रामलला के उस समय के दर्शन किए। बड़ी पीड़ा होती थी, क्योंकि राम हमारे आराध्य देवत, और जिनकी मूर्ति छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी, ऊपर ऐसे कपड़े से ऐसा टेंट जैसा बनाया हुआ था, और वहां पे रामलला हमारे ऐसे ही उनकी मूर्ति को रखा गया था। अच्छा भी लग रहा था, और पीड़ा भी हो रही थी कि हमारे आराध्य देवत अपने घर पे नहीं है। और आज मतलब 22 जून को बड़ा खुशी का दिन रहा कि हमारे राम लल्ला को उनका अपना घर मिल गया, अपना मंदिर मिल गया, जहां वो विराजमान हो गए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ये पूरे हिंदुस्तानियों का ये सपना पूरा किया। दोस्तों, इस राम मंदिर के लिए पूरे हिंदुस्तानियों ने करोड़ों का चंदा दे दिया। अगर मैं कहूं तो साउथ के पवन कुमार, उन्होंने 30 करोड़ का चंदा दिया। 30 करोड़ एक आदमी ने चंदा दिया। अक्षय कुमार ने 7 करोड़ दिया, शाहरुख खान ने 5 करोड़ दिया, अमिताभ बच्चन ने 5 करोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर ने 1 करोड़ दिया। तो ऐसे न जाने कितनी सेलिब्रिटी है जिन्होंने करोड़ों का चंदा दिया। और जो विपक्ष का कहना था कि गवर्नमेंट ने, मतलब सरकार ने अपना पैसा लगाया है, तो रही बात यह है कि इस राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा आया था ना, चंदा, उस चंदे के ब्याज पर ये राम मंदिर बना। मतलब 5,000 करोड़ का चंदा आया, वो चंदा बैंक में ही है, उसके ब्याज से ये राम मंदिर बन गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। सो एक तो सभी हमारे भारतीयों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे राम विराजमान हो गए। अब मैं ये टॉपिक इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आज का मेरा टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, आप लोग अगर आपके पास लाखों करोड़ रुपया होते, तो आप लोग राम मंदिर में चंदा दे देते? तो आप बहुत सारे लोगों का जवाब है हाँ सर, हम दे देते, लेकिन अफसोस हमारे पास वो नहीं है। तो मैं आपको ये कहता हूं, चलो कोई बात नहीं है, अगर मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊं कि आप 5,000 रुपया हर साल बाजी में रखिए और आपके नाम से 1 लाख का चंदा जाएगा। तो काफी लोगों ने कहा सर ये आइडिया बढ़िया है, 5,000 बाजी में रखिए और 1 लाख का चंदा जाएगा, ये तो अच्छा है। तो ये क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक बिलीव करिए, ये कमाल का टॉपिक है। और मैं तो कहता हूँ राम लल्ला हमारे एमडीआरटी के लिए आए हैं, क्योंकि राम लल्ला चाहते हैं कि हम सबका एमडीआरटी हो जाए। और उनके जनवरी में, 22 जनवरी को उनका आगमन हुआ है। बिलीव करिए, ये एक आइडिया अगर आप यूज करोगे ना, जो आज मैं देने जा रहा हूं, एक आइडिया यूज करोगे, आपका एमडीआरटी इसके ऊपर बन सकता है। ऐसा ही आइडिया है। चलिए देखते हैं ये आइडिया क्या है। दोस्तों, राम मंदिर में जिन जिन लोगों ने चंदा दिया है, वो अकाउंट नंबर ये था, बराबर, अकाउंट नंबर ये था SRJBTK क्षेत्र.com। यहाँ पे जाके लोगों ने अपना अमाउंट डाला या अमाउंट क्रेडिट किया। सो बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हाउ टू सेल पॉलिसी ऑन चैरिटी कंसेप्ट, चैरिटी डोनेशन। दोस्तों, ऐसी बहुत सी आस्था लोगों की है जिसमें लोग जबरदस्त चंदा। ये पीपीटी, सॉरी सर, ये पीपीटी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? नहीं सर, हाफ दिख रही है, हाफ। बाकी सबको दिख रही थी। हेलो, अभी दिख रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा। अब आई है। अब ठीक हुआ सर? दिख रही है ना? नहीं सर, अब ठीक हो गया। ओके। सो हाउ टू सेल पॉलिसी ऑन चैरिटी कंसेप्ट। दोस्तों, बिलीव करिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके आधार पर बीमे बिकते हैं। मतलब बीमा बेचने के लिए चैरिटी, क्या ये कंसेप्ट हो सकता है? तो हाँ, ये कंसेप्ट हो सकता है।
और रामलला का आगमन हुआ है, तो मैंने कहा ये टॉपिक तो आज बनता ही बनता है। और बिलीव करिए, मैंने कोई भी बात में हवा में नहीं करता हूँ, मैं कोई ना कोई चीज करता हूँ, उसके बाद आपको बोलता हूँ। तो चैरिटी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने भी एक पॉलिसी लिया है, मैंने इसके आधार पर पॉलिसी बेचा है। इसके लिए आपको ये आइडिया आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये क्या है। आइए देखते हैं, चैरिटी के आधार पर, डोनेशन के आधार पर बीमा कैसे बेचा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले समाज में मेरे हिसाब से 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास। मैं अभी पुअर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हमारे लिए, हमें अगर प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाना है, हमें अगर इंश्योरेंस के लिए जाना है, तो इंश्योरेंस के लिए 3 लोग, हमारे लिए 3 लोग होते हैं। क्योंकि पुअर क्लास में हम जाएंगे तो हमें उतना खास रिटर्न नहीं आएगा, तो हम मिडिल क्लास बेस पकड़ते हैं। उसके बाद अपर मिडिल क्लास हम लोग उसके बाद पकड़ते हैं, और बाद में रिच पकड़ते हैं। जब भी मिडिल क्लास के पास हम जाएंगे तो हमें बीमा क्या बेचना है, मिडिल क्लास के पास जब भी जाइए उनको क्या बेचना है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। उनको ये बोलना है उनका बचत, सेविंग, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये खास करके मिडिल क्लास के लिए लगने वाली ये चीज है, बराबर है। और छोटा मोटा उनके बच्चों का जो भी प्लानिंग होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट, कल आप नहीं रहे तो परिवार को कौन संभालेगा, ये हमारा मेन फोकस होता है। जैसे ही हम अपर मिडिल क्लास में जाते हैं तो हमारा कहना होता है, अभी रिप्लेसमेंट की जगह पे हम फैमिली ड्रीम्स, बच्चों का हायर एजुकेशन आता है, बेटी की बढ़िया शादी आती है, उनका रिटायरमेंट आता है, इमरजेंसी फंड आता है। तो फैमिली के जो सपने हैं वो सपने हम अपर मिडिल क्लास में देते हैं। मैं अपर मिडिल क्लास में हमेशा एक ट्रैवल प्लान जरूर देता हूं, ताकि वो परिवार हर 5 साल में एक बार एशिया का टूर करे और 20वें साल में यूरोप का टूर करे। तो मैंने काफी जगह पे ये प्लान दिया हुआ है। वैसे अगर हम रिच क्लास में जाएंगे, तो रिच क्लास में जब भी जाते हैं ना, उनको पैसे का कोई टेंशन नहीं है। उनको हर महीने का डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो उनको आप क्या बताएंगे, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट इनकम का कोई सवाल ही नहीं है। वो नहीं रहेंगे तो भी इनकम आती रहेगी। उनको आप बच्चों की शादी, बेटी की शादी, बच्चों का एजुकेशन, वो भी नहीं बोल सकते पहले इतना पैसा है, आराम से 10-15 बच्चे, अगर मतलब 10-15 बच्चों को वो डॉक्टर बना सके, इतना पैसा है। तो उनमें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो क्लास को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है और वो आ भी रहा है, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली आ रहा है। बिलीव करिए, मेरे ऐसे क्लाइंट है जिनको महीने का 30 लाख रुपया रेंट आ रहा है, 30 लाख रुपीज रेंट आ रहा है। 30 लाख का रेंट हर महीने आ रहा है, मतलब मुंबई में ऐसी प्रॉपर्टी उनकी है जो रेंट पे लगाई है, बैंकों के पास है। और बैंक सारी बैंक मिला के लगभग 30 लाख रेंट उस मेरे क्लाइंट को दे रही है। सो दे आर, उनको क्या मैं बताऊं यार, आपको रिटायरमेंट विटायरमेंट कुछ नहीं। वो प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ रहा है, रेट भी हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो वो तो बस एकदम बढ़िया है, चंगा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहने की बात यह है दोस्तों, इस रिच क्लास को अगर मुझे कुछ समझाना है, तो मुझे, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है रिच क्लास के, लेकिन उसमें से एक कंसेप्ट है जो वो दिल से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। अगर इन आदमियों के पास मैं अप्रोच करूं और इनको ये कहूं कि सर देखिए, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे सामने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री जी के हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। न जाने कितने हिंदुस्तानियों ने चंदा दिया सर दिल से चंदा दिया। आज उनका पैसा उस रामलला की ईंट में लगा हुआ है। न जाने कितने लोगों ने खून पसीना करके चंदा दिया, आज भी उनका पैसा ईंट में लगा हुआ है, राम मंदिर के मतलब निर्माण में लगा हुआ है। सर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, मैं चाहता हूं आपकी ओर से कम 1 करोड़ रुपया राम मंदिर में चंदा जाए, 1 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए चंदा जाए। सर उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, आपको 1 करोड़ रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं आज से लेकर 12-15 साल के बीच में, 15 साल के बाद आपकी ओर से 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ राम मंदिर में जाए। अगर मैं ऐसा कोई आइडिया बताऊं तो आप सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे। दोस्तों, जो रिच क्लास है ना, उनको तो 50-60 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको 5 करोड़ बड़ी बात है, 10 करोड़ बड़ी बात है। अगर मेरे आपकी ओर से 10 करोड़ का चंदा अगर राम मंदिर में जाता है अगले 15-20 सालों में,
तो भाई साहब, आपके अगले जनरेशन को नाज होगा आपके ऊपर, वो प्राउड फील करेंगे जब राम मंदिर, मतलब मेरे हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपया दिया था, 5 करोड़ रुपया दिया था। तो इसके लिए सर, इसके लिए मैं चाहता हूं, मेरे पास एक आइडिया है कि एक ऐसा प्लान किया जाए जिसका मतलब, मान लीजिए 10 करोड़ देना है तो 5 करोड़ का एक प्लान किया जाए, 6 करोड़ का एक प्लान किया जाए, जिसमें आपको आपको एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी जो चैरिटी के हिसाब से बनी हुई है, वो पॉलिसी लेनी है 6 करोड़ की, जिसमें आपको अपना प्रीमियम, जिसमें आपको अपना प्रीमियम, नॉर्मल प्रीमियम वो भरना है। नॉर्मल प्रीमियम आप भरते जाइए, और इसका मैच्योरिटी होगा 10 करोड़। जो भी 15-20 सालों में जो भी 10 करोड़ रुपए आएगा, आप क्या करिए, विल बनाइए, विल। विल ये बनाइए कि ये 20 सालों में इसका जो भी मैच्योरिटी आएगा, या 15 या 20 सालों में, तो वो 20 सालों में जो आने वाला मैच्योरिटी है, मैं अपने हाथों से राम मंदिर में देना चाहूंगा। अपने हाथों से राम मंदिर में देना चाहूंगा, क्योंकि परिवार के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया है, परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भी इस दुनिया से मैं अलविदा करूं, मेरे जीते जी मेरा सपना पूरा होना चाहिए कि 10 करोड़ मेरे हाथों से राम मंदिर में जाना चाहिए। अगर ये 15-20 सालों में मुझे कुछ हो गया, तो जो क्लेम अमाउंट आएगा, उस क्लेम का सारा पैसा राम मंदिर में जाए, और मान लीजिए कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी आएगी, वो मैं अपने हाथों से राम मंदिर को दूंगा। तो ये एक बढ़िया कंसेप्ट है सर। इसके लिए आपको 10 करोड़ रुपया लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको 10 करोड़ के सामने महज एक 5% अमाउंट लगाना है। पांच मतलब महीने का ऑन एन एवरेज 4 लाख रुपया आप केवल बाजी में रखिए। 15-20 सालों में आपकी ओर से 10 करोड़ रुपया चैरिटी जाएगा। जो आदमी महीने का 50-60 लाख रुपया कमा रहा है, उसके लिए 5 लाख 4 लाख कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और उसके लिए आप 10 करोड़ की चैरिटी की बात कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। बिलीव करिए, राम लल्ला ने मतलब राम मंदिर में डोनेशन देना है, शायद ये इस समय एक गर्म सब्जेक्ट है। तो मैं चाहूंगा ये हॉट सब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगाइए, बड़े से बड़े लोगों को जाकर ये बोलिए, सर हम चाहते हैं आपकी ओर से 5 करोड़ रुपया रामलला मंदिर में एक चैरिटी जाए। और उसके लिए सर हमारे कॉर्पोरेशन ने एक चैरिटी प्लान लाया है, डोंट से LIC प्लान, चैरिटी प्लान लाया है। क्योंकि 10 करोड़ वहां पे देना, 5 करोड़ आपको देना है ना, तो सर आपको टारगेट रखना है 2.5 करोड़ का। आप इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ रुपया भरिए, और जैसे ही वो साल पूरा हो जाएगा, 5 करोड़ आएगा आपकी ओर से, उस राम मंदिर में जाएगा। अगर भगवान न करे आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई, मतलब ये 20 साल के बीच में कुछ हो गया, तो भी एक अच्छा खासा पैसा आएगा, वो पैसा आपके नाम से जाएगा। मतलब जीते जी हम अपने हाथों से देंगे, अगर नहीं जी पाए तो हमारा विल एक बनाएंगे, उस विल के आधार पर भगवान राम के मंदिर के लिए चैरिटी जाएगी। जो भाई साहब, बिलीव करिए, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, ऐसे प्रभु राम जिनकी जो हमारे जिनके हम वंशज है, तो हमारी ओर से एक बढ़िया चैरिटी वहां पे जाएगी, तो ये कमाल का हो जाएगा। आपकी जनरेशन नाश करेगी कि हमारे दादा ने परदादा ने उस समय में 5 करोड़ रुपया भेजा था, ये सबसे बड़ी बात होगी। सो ये है चैरिटी दोस्तों, बराबर। रिच क्लास को ये बोलिए, अच्छा अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इनको भी बोल सकते हैं। अपर क्लास को बोल सकते हैं, सर आप अपनी ओर से एक 25 लाख रुपया रामलला को डोनेट कर सकते हैं। मिडिल क्लास को बोल सकते हैं, सर आप अपनी ओर से 3 लाख रुपया रामलला को डोनेट कर सकते हैं। 5 लाख रुपया रामलला को डोनेट कर सकते हैं, रामलला को डोनेट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा एक आइडिया है, मैं एक चैरिटी प्लान लाया हूं, जिसके तहत अगर 5 लाख रुपया रामलला को देना है, तो आपको 3 लाख का एक छोटा सा प्लान करना है, चैरिटी प्लान करना है, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में 3 लाख रुपया भरने हैं, और 15, 16, 17 या 18, 20 सालों में वो 5 लाख बनकर आएगा। उस समय आप अपने हाथों से रामलला को 5 लाख रुपया दे दीजिए। अच्छा, इस इन बिटवीन, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं, इन बिटवीन अगर हमें कुछ हो गया, तो एक विल बनाइए कि मेरे ये पॉलिसी से जो भी अमाउंट आएगा वो रामलला को जाना चाहिए। बिलीव करिए दोस्तों, आपका सपना जीते जी भी पूरा हो जाएगा। अगर कल कुछ हो भी गया तो भी ये सपना पूरा हो जाएगा, और हमारे हमारे रामलला को हमारी ओर से एक बढ़िया डोनेशन जाएगा। दोस्तों मुझे चैट में लिखिए, क्या ये आइडिया बढ़िया हो सकता है? बढ़िया है तो बी लिखिए, खाली बी लिखिए। आपको कैसा लगा, ये आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है? क्या ये आइडिया बढ़िया हो सकता है? तो बी लिखिए खाली, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक 4-5 लोगों को भी अगर बढ़िया लगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ओके।
ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बढ़िया लगा। दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल बात करता हूँ। सबसे पहले एक एक स्टेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पिरामिड है, बराबर है। ये चैरिटी कंसेप्ट इन पिरामिड, पिरामिड का चैरिटी चैरिटी कंसेप्ट है। तो मैं चाहूंगा, व्हाट इज चैरिटी, चैरिटी है क्या? दोस्तों, अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे, द वॉलंटरी गिविंग ऑफ हेल्प typically in the form of money to those who is needed, मतलब who is needed. Charity is an act of extending love and kindness to other unconditionally, which is a conscious act, but a decision is made by the heart without expecting a reward. When charity is carried out selflessly, it is a one-way act where a person gives, ask for nothing in return. सिंपल भाषा में मैं कहूंगा, आदमी दिल से, बराबर, लव एंड काइंडनेस, दिल से, विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनल, किसी को अगर कोई सपोर्ट करता है बाय वे ऑफ कैश, बाय वे ऑफ जो भी है काइंड, तो वो चैरिटी कहलाता है, वो चैरिटी कहलाता है। सो और उसमें रिटर्न की कोई अपेक्षा नहीं होती। तो ये चैरिटी हमें मार्केटिंग में यूज करना है। दोस्तों, बिलीव करिए, बेनिफिट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का बेनिफिट क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसने जिसने अपना खुद का एक बीमा किया था, और उसने एक विल लिखा था कि मैं अपने हाथों से जो भी पैसा ये बीमे की ओर से आएगा वो मैं चैरिटी करूंगा। अगर मुझे कल कुछ डेथ हो जाए, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं इतना इतना पैसा दूंगा, अगर वो पैसा जुटाने के लिए मैंने आज तैयारी की है, मैंने इंश्योरेंस प्लान किया, मैंने वो पैसा स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में नहीं रखा, मैंने इंश्योरेंस लिया है, क्योंकि इंश्योरेंस मुझे वो पैसा दे देगा। अगर कल को मेरी डेथ हो गई तो जो पैसा क्लेम में आएगा वो सारा पैसा उस चैरिटी में जाना चाहिए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक उस जमाने में एक आइडिया दे दिया, और उस आइडिया से इंश्योरेंस में ये कंसेप्ट आ गया। इसी बेस पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पेनिसिलिन इंजेक्शन, दोस्तों ये कहानी बहुत बड़े मायने रखती है। पेनिसिलिन इंजेक्शन, मतलब एक लड़का खेलते खेलते पानी में डूब रहा था, मानो वो मरने वाला था। तो एक दूसरे लड़के ने देखा और उसने पानी में जंप किया। उसको तैरना भी शायद नहीं आ रहा था, लेकिन कैसे कैसे करके वो लड़के की जान उसने बचाई। जब उस लड़के को वो उनके फादर के पास ले आया, तो फादर तो बड़े अमीर थे, उनका इकलौता लड़का जो मरने वाला था, किसी ने उसकी जान बचाई, तो उसने उस लड़के को बड़ा धन्यवाद दिया। वो लड़के के साथ उसके घर पे गए, उसके फादर मदर को उसने बहुत सारे पैसे दे दिए, बहुत सारा गिफ्ट दे दिया, और हाथ जोड़कर एक विनती की कि मेरा इकलौता बेटा आपके लड़के की वजह से बच गया, मेरा इकलौता बेटा आपके बेटे की वजह से बच गया है। मैं उसको, क्योंकि आपका भी इकलौता बेटा है, तो मैं उसको गोद तो नहीं लूंगा, क्योंकि गोद लूंगा तो उसको मेरे पास रहना पड़ेगा, तो आपका बेटा आपके पास होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके एजुकेशन का पूरा खर्चा मैं लूंगा, आज के बाद मैं करूंगा, मेरे बेटे का भी करूंगा और आपके बेटे का भी करूंगा, क्योंकि वो परिवार थोड़ा गरीब था। तो उनके माता पिता को अच्छा लगा, ठीक है। और वो सेठ ने वो गरीब बच्चे को इतना पढ़ाया कि वो साइंटिस्ट बना, साइंटिस्ट। और जो बच्चा डूब रहा था ना, सेठ का अपना बच्चा, वो भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये साइंटिस्ट बना। अब ये बच्चा जब बड़ा बना तो उसको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका कोई इलाज नहीं था, और मानो वो मरने ही वाला था। उसकी जान बचाने के लिए वापस वो साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन इंजेक्शन का इन्वेंशन किया, जिसके माध्यम से वापस वो सेठ का बेटा दोबारा बच गया। मतलब उन्होंने चैरिटी किया था, लेकिन वही चैरिटी वापस उन्हीं के काम में आ गई। दोस्तों, चैरिटी एक ऐसी चीज है, आप अगर करते हो तो बिलीव करिए, कहीं ना कहीं घूम के आपके साथ तो आपके पास वापस आती है। इसका एक मैं अपना छोटा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने इसके पहले भी बताया था। मैं एक बार बोरोली स्टेशन जो मुंबई में है, वहां पे टिकट काउंटर के लाइन में खड़ा था, मेरा चौथा या पांचवा नंबर था। जो आदमी टिकट काउंटर पर था ना,
वो और अंदर का जो टिकट ये देने वाला, उनमें कुछ बहस चल रही थी। वो बोला था साहब मेरा ट्रेन छूट रहा है, प्लीज मुझे दे देना, प्लीज मुझे दे देना। अंदर वाला बोलता भाई छुट्टा नहीं है, छुट्टा नहीं है। अब वो बेचारा ट्रेन को देख रहा था, और फिर मैंने आगे जाके बोला भाई साहब क्या हुआ? अरे भाई साहब छुट्टा नहीं है पैसा। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? उसने कहा 130। और बिलीव करिए, मैंने मेरे जो वॉलेट निकालकर 130 रुपए उनको दे दिए, अंदर वाले ने टिकट दे दिया, फिर उसने मुझे 500 का नोट थमा दिया, मतलब ऐसे, हाँ सर ये ले लीजिए। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे तो फिर अभी ये पैसा, मेरा ट्रेन छूट रहा है। हमने कहा एक काम करिए, अब जाकर ट्रेन पकड़िए। तो पैसा कैसे दूं? भाई साहब जब भी अगली बार आपके सामने कोई इस तरह फंस जाएगा ना, आप उसको दे दीजिए, मैं समझूंगा मुझे मिल जाएगा। और एक पल के लिए उससे मुझे ऐसे आंखों में आंखें डालकर देख लिया, हाथ जोड़ा थैंक यू, और वो भागा। वो ब्रिज भी नहीं चढ़ा, वो सीधा प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर पटरी के ऊपर से उसने ट्रेन जो छूट रहा था, ऑलमोस्ट वो चालू हो गया था, चालू ट्रेन उसने पकड़ लिया। और वो जाते जाते वो ऊपर चढ़ा, और उसने वो जाते जाते देख रहा था, मैं भी उसको देख रहा था। और बस यही हमारी मुलाकात हो गई। वो उसके घर में मेरे घर। 130 रुपया कोई छोटा नहीं था, लेकिन एक है कोई बड़ा भी नहीं था। किसी के लिए देना मुझे कोई ये नहीं लगा। हमने कहा ठीक है यार, उसका कोई ना कोई अर्जेंट काम होगा, वो हो जाएगा। उस घटना के 7-8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद मुंबई में पार्ला में एक जैन परिवार है, उनको मैं बीमा समझा रहा था। तो राहुल जैन जो मेरे क्लाइंट है, तो वो एग्री भी हो गए, फॉर्म भी साइन हो गया, लेकिन चेक तो उन्होंने बनाया। और चेक बनाते बनाते उन्होंने कहा देसाई मेरे पहले के 2 बीमे है, तो ये बताइए आप रिबेट कितना देंगे? क्योंकि पहले वाले एजेंट ने तो आपको 35% दिया है, आप 35% दोगे या उससे ज्यादा दोगे? और बिलीव करिए लास्ट मोमेंट में ये रिबेट आ गया। तो मैं उसको कन्विंस कर रहा था, सर ये देखिए ऐसे होता है सर, ये वो ऐसे होता है वैसे होता है। मैंने कन्विंस कर रहा था, वो बोला था नहीं नहीं सब लोग देते, आपको भी देना पड़ेगा। और अंत में उसने यही कहा देसाई जी सॉरी, ये चेक मैं आपको नहीं दे सकता, आप अगर रिबेट देने के लिए तैयारी नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये बात इधर की इधर खत्म, आप जा सकते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारी आइडियाज थी जो उसको पता नहीं थी, लेकिन उससे कहा आप जा सकते हैं। मैं चुप रहा। क्लाइंट ने कहा आप जा सकते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा भाई जैसा था, वो पीछे बैठ के ना कुछ खा रहा था, 2-3 बार वो मुझे भी देख रहा था। और बाद में वो आया और छोटे भाई राहुल के बगल में बैठ गया। और राहुल के बगल में बैठा तो वो उससे पूछा क्या हुआ? बोला भैया ये अभिजीत देसाई ये एजेंट है और बीमा समझाया उन्होंने, लेकिन आपको तो पता है हमने इसके पहले 2-2 बीमे निकाले हैं। हमें पहले वाले एजेंट ने तो हमको अच्छा खासा 35% रिबेट दे दिया, कंसेशन मतलब कमीशन दे दिया। यह आदमी कुछ देना नहीं चाहता, यह आदमी। फिर मैंने वो ईमानदारी वाली भी बात कही थी, वो सुन रहा था। तो वो बड़े भाई ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा राहुल दे दे इनको चेक। अरे अरे लेकिन भैया बड़ा प्रीमियम है, उसका 35% भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा ना दे दे उनको चेक। तो राहुल ने कहा ठीक है भैया। तो उसे चेक फाड़ा, एंट्री किया और मुझे दे दिया। अच्छा खासा लाख रुपए के ऊपर प्रीमियम था। तो मुझे लगा यार कम से कम 35-40 हजार मैंने कमाया था। तो मैंने वो बड़े भाई को कहा सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा काम हो गया। तो उन्होंने कहा आप मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? नहीं सर आपकी वजह से काम हुआ। उन्होंने कहा थैंक्स तो हमें आपको बोलना चाहिए। हमने कहा क्यों सर, आप कैसे बोलेंगे? बोला अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही थे ना जो 7-8 साल पहले बोरोली स्टेशन पे है, टिकट काउंटर पे मुझे 130 रुपया दिया था 7-8 साल पहले। मैं कहा हाँ सर आप थे वो? बोला हाँ मैं था। हमने कहा अरे सर क्या बात है, इतने सालों के बाद आपने मुझे पहचान लिया? उसने कहा जैसे मैंने आपकी आंखें देखी थी, चेहरा देख लिया था, और मैं जिंदगी में आपका चेहरा कभी भूल नहीं सकता था। और मैं कभी से आपको देख रहा हूं और मुझे पक्का यकीन आया कि आप ही वो थे। और उन्होंने राहुल को कहा, अपने छोटे भाई को कहा कि देखो राहुल, तुम्हें पता है ना 7-8 साल पहले मैं गुजरात जा रहा था अर्जेंटली, पापा को अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, और वो ट्रेन मुझे किसी भी हाल में पकड़ना था। और बिलीव करो राहुल, अगर वो ट्रेन मेरा मिस हो जाता, अगले ट्रेन से जाता, तो शायद पापा मुझे दिखते नहीं थे। मैं सही समय पर पहुंचा क्योंकि पापा को अटैक तो आया था, सही समय पर पहुंचा, उनके साथ 2-3 घंटे था, और उसके बाद उनको दोबारा अटैक आ गया। मेरे आंखों के सामने उन्होंने अपनी जान, तो उनकी जान मेरे आंखों के सामने निकल गई। लेकिन वो 2-3 घंटा जो पापा के साथ मैंने बिठाया ना, इस आदमी की वजह से।
यह आदमी ने उसके सामने पैसों की कोई कीमत नहीं है। यह आदमी ने मेरे पापा मतलब हमारे पापा को मुझसे 2-3 घंटे बिठाया, 2-3 घंटे मेरे साथ वो थे। पैसे का इसका कीमत मत करो, यह आदमी ने बहुत बड़ा उपकार हमारे परिवार के ऊपर किया, मैं मेरे ऊपर किया है। वीडियो करे दोस्तों, ये जब बोल रहा था उसकी आंखों में आंसू आ गए और राहुल की आंखों में आंसू आ गए और मुझे भी थोड़ा फील हो गया। और वीडियो करिए, मैंने चैरिटी कोई पर्पस के हिसाब से नहीं किया, ऐसे कर दिया था। लेकिन वो 130 रुपया 40-42 हजार रुपया मुझे रिटर्न में ले आया। दिस इज व्हाट चैरिटी होता है। बेझिझक कोई ये मतलब कोई ये मत करो मुझे क्या मिलेगा कैसा मिलेगा, बिंदास कर डालो। दिस इज द व्हाट आई फील। सो ये पेनिसिलिन इंजेक्शन है ना जो चैरिटी वापस आता है। सर मैं आप सभी को पूछ रहा हूँ कि आप चैरिटी करना चाहते हो? डू यू वांट टू डू चैरिटी? आप में से सभी का जवाब होगा हाँ। देखो चैरिटी कहाँ कर सकते हैं? मेरे गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर टूटा हुआ है, मैं जाके उस मंदिर के लिए ये करूंगा। बिलीव करें हमारे गांव में भी एक मंदिर, उस मंदिर के लिए मैंने भी 2 कदम मैं आगे जाके मैंने जो हमारे गांव के जो मुंबई में जो जितने भी लोग हैं ना उन लोगों को संपर्क किया, क्योंकि मैंने पहला मेरा बड़ा चंदा दे दिया। उन लोगों को मैंने वो रसीद दिखा दिखा कर उनसे चंदा ले लिया और लाखों रुपया मुंबई से लेकर मैंने उस गांव के मंदिर में दे दिया। नो डाउट मंदिर बन गया, 80-90 लाख का मंदिर बन गया, लेकिन उसके उस मंदिर बनाने में अगर चैरिटी की बात आती है तो अभिजीत का नाम भी उतना ही ऊपर आ जाता है, ऊपर लेवल पर आ जाता है। सो बिलीव करिए दोस्तों, चैरिटी करिए, क्योंकि एक गिलास पानी का गिलास है, अगर वो भर जाए बराबर है तो बहता है, वैसा हमारे पास से भी पैसा किसी और के लिए बहना चाहिए। दोस्तों मैं इसी के रिलेटेड मैं एक बात कहता हूँ। मैं एक आपको शायद पता होगा दुर्ग करके एक जगह, दुर्ग भिलाई करके एक जगह है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है। छत्तीसगढ़ रायपुर के आगे दुर्ग और भिलाई करके एक जगह है। वहां पे एक मिस्टर खान करके डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेरे अच्छे मित्र है। मैं वहां पे जाता हूं तो वो मुझे दावत के लिए बुलाते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे दावत के लिए बुलाया, उनके घर पे ये खाने का ये था, तो मैं गया। तो उनके एक मित्र आए थे, उनका नाम था अमजद खान। तो मुझे उन्होंने, जब हम हाथ धोने के लिए गए तो उन्होंने मुझे कहा ये अमजद खान है ना, मेरा स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, बहुत पैसे वाला है, मतलब ये दुर्ग भिलाई का बहुत बड़ा भंगार का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है, बहुत बहुत बड़ा भंगार वाला है, वो लाखों का पैसा कमाता है, लेकिन बीमे की बात करो तो मना कर देता है। तो जैसे ही आज अच्छा मौका मिला है, आप बात छेड़िए ना। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है सर बात छेड़ लेते हैं। और खाना खाते खाते हमारी बातचीत हो गई। बराबर उसके सामने जो गिलास है ना, गिलास, अब मैं ढूंढ रहा था कहां से शुरुआत करूं। तो जो आदमी पानी देने आया ना, जो उनका खान साहब के घर का एक नौकर था, पानी देने आया, तो पानी ना गिलास मतलब अभी उसको थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए था, उसने पूरा भर डाला। और पूरा भर डाला, शायद उसका ध्यान नहीं होगा, लेकिन पानी ना फिर गिलास से बहने लगा। तो खासा भी उसके ऊपर डांटे और ये अमजद खान भी बोला, अरे भाई कितना पिलाओगे गिलास में से ओवरफ्लो हो गया, कितना पिलाओगे। बस मेरे लिए यही एक ओवरफ्लो वर्ड मेरे लिए काम में आया, क्योंकि मैं ना ढूंढते रहता हूँ क्या बोलना है। और मैंने कहा खान साहब एक बात को, अमजद भाई एक बात कहो। भाई उन्होंने पानी दिया, गिलास भर गया, पानी ओवरफ्लो हो गया। बोला हाँ देखो ना ये कैसे हो गया। हमने कहा नहीं खान साहब, ये एक बहुत बड़ा वो खुदा का बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए। बोले क्या मैसेज है? कहा साहब मैंने आपके बारे में, मुझे मुझे ये हमारे खान साहब ने बताया कि आपको ऊपर वाले छप्पर फाड़ के दिया है। नो डाउट सर, पूरे दुर्ग भिलाई के नंबर 1 आप भंगार का बिजनेस करते हो, बराबर है, आप भंगार का बिजनेस करते हो और पूरे दुर्ग और भिलाई में नंबर 1 की पोजीशन आपने मतलब नंबर 1 की पोजीशन है, मतलब खुदा ने आपको छप्पर फाड़ के दिया है। तो वो भी बोला बस खुदा की देर है भाई। तो भाई साहब जिस तरह गिलास में पानी भरने के बाद ना पानी ओवरफ्लो होता है, उस तरह मतलब खुदा भी चाहते कि आपकी ओर से जो पैसा है ना वो ओवरफ्लो होना चाहिए। अपने समाज के लोगों के लिए, अपने भाई बंधु के लिए कुछ ओवरफ्लो होना चाहिए। अमजद खान वो खाते खाते रुक गए, मेरी तरफ देखा, बोला मतलब या मदबल, ऐसा कुछ बोला, मदबल। तो मैंने कहा देखिए खान साहब, न जाने ऐसे कितने बहुत सारे मुस्लिम परिवार है जिनको हज के लिए जाना होता है, लेकिन वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के कारण वो हज के लिए नहीं जाते। तो
खान साहब आप ये एक काम कर सकते हैं, अपने कम से कम हर 5 साल में हमसे आप कम से कम 10-12 मुस्लिम परिवारों का सपना पूरा कर सकते हैं। खान साहब आज से 5 साल के बाद आपको 20 लाख रुपए आएगा। खान साहब 2 लाख रुपए एक आदमी को हज के लिए लगता है। 20 लाख में 10 लोग, 10 मुस्लिम भाई आपकी वजह से, आपकी चैरिटी की वजह से हज के लिए जाएंगे। उनके जीवन का उनके जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। उस खुदा की दुआ मिलेगी और कहीं ना कहीं खान साहब दुआ आपको भी मिलेगी, क्योंकि आपकी के चैरिटी की वजह से वो 10 लोग हज के लिए जाएंगे। खान साहब वापस 5 साल के बाद वापस 20 लाख रुपए आएगा और 10 लोग हज के लिए जाएंगे। मतलब 10 सालों में तकरीबन 20 लोगों के जिंदगी का मकसद जो होता है हज जाना, वो आपकी वजह से पूरा हो जाएगा। खान साहब 15 साल के बाद और 20 लाख रुपया आएगा आपकी ओर से और 10 लोग हज के लिए जाएंगे। उसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है, 1 रुपया भी नहीं भरना है। और 20 साल में खान साहब 20 साल में तकरीबन तकरीबन आप बिलियन नहीं करोगे। 20 सालों में तकरीबन आपको 20 सालों में तकरीबन आपको 1 मिनट, मैंने क्या फिगर बोला था, मुझे फिगर भी याद नहीं है एग्जैक्टली बोला। कम से कम 40 एक लोग हज के लिए जा सकते हैं, 40 लोग हज के लिए जा सकते हैं। इतना पैसा आएगा और बिलियो करिए। और खान साहब ऊपर वाले ने आपको छप्पर फाड़ के दिया है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्लान करना है जो भारत सरकार के भारतीय जीवन बीमा निगम के हज प्लान की ओर से हो जाएगा। और दोस्तों मैंने उनको 1 करोड़ का मनी बैग समझाया। वो खान साहब, वो अमजद भाई जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ना मोइन खान जी को बोल रहे हैं, अरे खान साहब ऐसा कोई प्लान है तो हमको दे दो, हमको चाहिए। और खाना खाने के बाद वो मोइन खान साहब ने उनको 1 करोड़ का जीवन मनी बैग प्लान का सारा फॉर्मेलिटी स्टार्ट किया। और बिलीव करिए 5 साल के बाद जब 20 लाख रुपए आया ना, तो 1 करोड़ का 20%, वो खान साहब ने उस 20 लाख में से वाकई ही 10 लोगों को, 10-11 लोगों को हज के लिए भेजा। क्योंकि मेरे हिसाब से ये 13वां-14वां साल है, तो उसने 2 बार 20 लोगों को कुल मिला के हज के लिए भेजा। दोनों बार जो पैसा आया वो हज के लिए काम पे लगाया। और दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी मैं जाता हूँ, वो मोइन साहब को मिलता हूँ, वो खान साहब को भी कभी कभार हम लोग मिल लेते हैं, लेकिन वो भी कहता है यार अच्छा लगता है कोई अपनी ओर से कोई लोग हज के ले जाए। दिस इज कॉल्ड चैरिटी। देखो मैंने बीमा भी बेचा, लेकिन इस बीमे को मैंने चैरिटी का टच कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, हाउ इज द आइडिया? ये मनी बैग भले प्लान मनी बैग था, लेकिन हाउ इज द आइडिया? अगर बढ़िया लगा है तो बी मुझे लिख कर भेजिए। एक 4-5 लोगों का भी बी आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि मैं सही इसमें जा रहा हूं दोस्तों। एग्जैक्टली चलिए बढ़िया है। सो दिस इज व्हाट द आइडिया कंसेप्ट चैरिटी के बिहाफ में। खान साहब ने 1 करोड़ का बीमा ले लिया। और आपको पता है ना, आपको पता है 1 लाख के लिए 6, मतलब कम से कम 1 करोड़ के लिए 6-7 लाख रुपया प्रीमियम आया होगा। वो प्रीमियम भरकर उन्होंने करोड़ों का बीमा कराया। सो दिस इज द आइडिया। सो आप लोग ये चैरिटी के हिसाब से ये कर सकते हैं। हाउ यू डू चैरिटी विदाउट 100% चैरिटी अमाउंट, मतलब आप 100% पैसा न देकर चैरिटी अमाउंट कैसे कर सकते हो? यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स इन एडवांस। आप अपने मतलब कहो ना, हमारा सपना है। अब देखिए मेरा सपना है कि मैं ये करूं। मान लीजिए हर एक आदमी का सपना होता है, मेरा सपना है मैं ये करूं। अगर मान लीजिए मेरा सपना था ये करो, और मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई। किसी भी आदमी का सपना होता है और वो सपना पूरा होने के पहले ही वो आदमी चल बसता है, तो क्या होगा? उसकी आत्मा भटकती रहेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसका एक सपना था, कहीं पे उसको स्कूल बनवाना था, कहीं पे उसको समाज के लिए कुछ ये बनवाना था, कहीं पे उसको पानी की टंकी बनवानी थी, गांव में उसको एक मंदिर बनवाना था, गांव के बगल में एक उनको फ्रेम बनवाना था जो वेलकम का तो होता है ना, वो वेलकम का एक ये कमान बोलते हैं, वो कमान बनवाना, जो भी सपना था। अगर उस आदमी को कल कुछ हो गया ना, तो आदमी की आत्मा भटकती रहेगी। और उस भटके हुए आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिलाएगा तो वो है हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम का चैरिटी प्लान। उस आदमी को अगर मोक्ष देना है तो भारतीय जीवन बीमा निगम का चैरिटी प्लान ही है जो उसको मोक्ष दे सकता है। देखो कितनी बड़ी बात मैंने कही।
तो ये चीज आपको क्लाइंट को बतानी है। चैरिटी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होता है चैरिटी बिगिन, मतलब चैरिटी की शुरुआत होती है। एक होता है चैरिटी की शुरुआत और दूसरा होता है चैरिटी की कंटिन्यूटी। चैरिटी की शुरुआत, चैरिटी की कंटिन्यूटी। दोस्तों मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा अपना बीमा तो 3 करोड़ का है, लेकिन उसमें ना 1 लाख की पॉलिसी एक्स्ट्रा है, मतलब 3 करोड़ 1 लाख का बीमा है। जो 1 लाख की पॉलिसी मैंने निकाली है ना, वो 133 नंबर प्लान, जिसको अभी निकाल के 12-13 साल हो गए, शायद 3-4 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। 133 नंबर टेबल 16 साल के लिए मैंने निकाला था 1 लाख का, जिसमें अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो 4 लाख रुपया मिलेगा, नेचुरल डेथ हो गई तो 3 लाख रुपया मिलेगा, और कुछ नहीं हुआ तो मुझे कम से कम 1,60,000 मिलेगा। ऐसा वो प्लान था, बोनस बोनस के साथ। मैंने वो प्लान निकाला। हेलो, मैंने वो प्लान निकाला। मैंने क्या किया मालूम है? मैं अभी आपको एक आइडिया बताता हूँ। इस आइडिया को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं सबको म्यूट पे डाल दूंगा। इस आइडिया को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने वो 1 लाख का पॉलिसी, साथ में ना एक स्टैम्प पेपर लिया। स्टैम्प पेपर पे मैंने एक व्हील बनाया, मेरा व्हील, एडवोकेट को मिलके बकायदा व्हील बनाया, जिसमें मैंने ये लिखा कि ये मेरी एक तहे दिल से इच्छा है कि साई संस्थान, जो साई धाम करके हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, मेरी ओर से इस साई बाबा के मंदिर में 1,60,000 रुपया जाना चाहिए। एक व्हील पर लिखा, और इसके लिए मैंने ये पॉलिसी निकाला है, पॉलिसी नंबर मेंशन किया। ये पॉलिसी मैंने निकाला जिसका मैच्योरिटी उसमें जाएगा, ये मैंने लिखा। और अगर मुझे कल कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटल में हो गया, तो मुझे 4 लाख रुपया आएगा। वो 4 लाख उस साई बाबा के मंदिर के ट्रस्ट को जाना चाहिए। नेचुरल डेथ हो गई, 3 लाख आएगा, वो 3 लाख रुपया भी साई बाबा के ट्रस्ट में जाना चाहिए। ये विल बनाया, और वो विल और मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों जब आ गए ना, वो विल और डॉक्यूमेंट लेकर मैं उस मंदिर में गया, और मैंने वहां पे जो ऑफिस होता है उनका, उनको कहा, जो इंचार्ज था ऑफिस का, उसको कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपया डोनेशन देना है। 1 से 1.5 लाख रुपए का डोनेशन देना है। उसने मुझे अंदर बुलाया, बिठाया, तो कॉफी मंगाई और कहा कि मैं हमारे ट्रस्टीज को कॉल करता हूँ, वो आ जाएंगे। उसे फोन किया, एक 10 मिनट में 2-3 ट्रस्टी आ भी गए। पहले 2 आ गए, बाद में और एक आ गया। तो उन्होंने डायरेक्टली आकर कहा आप कहाँ रहते हो वगैरह सब जानकारी दी। फिर मुझे पूछा कि आप कैसे करना चाहोगे, किसके नाम से होगा, कैसे करोगे, चेक में दोगे, कैश में दोगे? तो मैंने कहा सर सॉरी टू से दैट मेरे पास चेक भी नहीं है और कैश भी नहीं है, मतलब मेरे बैंक में उतना पैसा भी नहीं है। मैं ये बहुत साल पहले की, 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे बैंक में इतना पैसा नहीं है। तो वो सब मुझे चौंक के ऐसे देखने लगे, यार आपके पास पैसा नहीं है और आप चैरिटी करने आए हो, ये कैसे? हमने कहा सर मेरे पास एक तीसरा आइडिया है चैरिटी करने वाला। वो कौन सा है? सर ये मैंने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाला 1 लाख का, जिसमें 16 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी आएगी 1,60,000 के आसपास, बराबर। और अगर ये 16 साल के बीच में, मैं उसका प्रीमियम भर रहा हूँ सर, इंस्टॉलमेंट में भर रहा हूँ, तो 16 साल के बाद वैसे भी 1,60,000 आ जाएगा। अगर मुझे कल कुछ हो गया, अगर मुझे कल कुछ हो गया, नेचुरल डेथ में 3 लाख रुपए आएगा, एक्सीडेंटल डेथ में 4 लाख रुपए आएगा। और ये मैंने विल बनाई, दिस इज माई विल। मैंने विल ये बनाया है कि अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो मेरी विल, मेरी इच्छा है कि इसका जो भी क्लेम अमाउंट आएगा वो साईं बाबा के मंदिर में, साई संस्थान को चैरिटी में जाना चाहिए, नंबर 1। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी में मैं अपने हाथों से आपको चैरिटी कर दूंगा। और बिलीव करिए, उन्होंने कहा ये ऐसे होता है। हमने कहा सर ऐसे होता है, भले आपके यहाँ पे नहीं हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने ये किया है। उन्होंने एक विल के हिसाब से इस तरह का इंश्योरेंस का प्लानिंग किया है। कुछ हुआ तो भी चैरिटी आपको आने वाले, कुछ नहीं हुआ तो भी मैं अपने हाथों से चैरिटी दूंगा। फिर वो बोलने लगे यार 16 साल के बाद आप 1,60,000 दोगे, 16 साल के बाद। हमने कहा भाई साहब 16 साल के बाद मैं 1,60,000 दूंगा, अगर मेरे जैसे 1,000 लोग जुड़ गए, 1,000 लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो आपको आज से 16-17 साल के बाद 16 करोड़ रुपए आएगा। ये जो मंदिर है ना, मंदिर ये बहुत बड़ा मंदिर बन सकता है, आपका इतना पैसा चैरिटी में आएगा। और सबकी आंखें खुल गई। मैंने कहा सर ये इसका जेरोक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ओरिजिनल मेरे पास रहेगा, बिलीव करिए। आप मुझे रिमाइंड करें, मैं आपको रिमाइंड, मतलब मैं तो रिमाइंड मेरे है, और ये मेरा 12वां या 13वां साल चल रहा है, मतलब और 3-4 साल के बाद उसका मैच्योरिटी भी आएगा।
अगर मैं जीता हूं तो अपने हाथों से मैं उनको डोनेट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे तय दिल से इच्छा थी। क्योंकि मैं गुरुवार को उस मंदिर में जाता हूँ, साईं बाबा के मंदिर में जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, वहां मेडिटेशन में करता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये आइडिया लगाया। और बिलीव करिए, मैंने कहा अच्छा, मैंने जैसे कहा हजारों लोग दे देंगे तो 16 करोड़ हो जाएगा। तो एक ट्रस्ट ने कहा ये तो आपने दिया, 1000 लोगों को ये कैसे मालूम पड़ेगा? बोले इसके लिए आपको ना, मुझे है ना, एक मौका देना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मुझे आपके मंदिर के कोने में एक स्टॉल लगाने की परमिशन देनी पड़ेगी। जितने भी लोग मंदिर में आते हैं ना, मेरा आदमी उनको एक पर्चा दिलाएगा। उस पर्चे में लिखा होगा, क्या आप ₹1,00,000 चंदा देना चाहते हो? वो भी केवल 5% अमाउंट में। अगर हाँ, अगर आपकी आस्था इस साईं बाबा के मंदिर में है तो 5% अमाउंट भरकर 100% चंदा दे दीजिए। अधिक जानकारी के लिए फलाना जगह स्टॉल है, वहां कर मिलिए, मंदिर के एक कोने में स्टॉल। और मैं हर गुरुवार को वहां, मुझे परमिशन मिल गया, हर गुरुवार को वहां मैं बैठना शुरू किया। और बिलीव करे दोस्तों, हम लोग पर्चा बांटते थे। और खास करके गुजराती मारवाड़ी क्लाइंट, मतलब मारवाड़ी क्लाइंट बहुत आते थे वहां पे। तो मारवाड़ी क्लाइंट इंक्वायरी करने के लिए आते थे। और फिर मैं मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा विल बगल में रखकर उनको पूरा ये समझाता था। और कुछ लोग हाँ बोल के चले जाते थे, कुछ लोग बोलते थे ठीक है आप आइए घर पे बुला के करवाते थे। ऐसे करके मैंने दोस्तों उस आइडिया में 1.5 साल में तकरीबन मेरे हिसाब से 150 से 178, मतलब 200 के करीब मैंने बीमे उस समय बेच दिए। मैंने बीमे भेज दिए। और मेरा ये ट्रेनिंग बिनिंग के चक्कर में मुझे वहां से निकलना पड़ा, नहीं तो मैं उसको और कंटिन्यूस करने वाला था। लेकिन बिलीव करिए, मेरे लिए 150 बीमे यार एक आइडिया के ऊपर बिक गए। 160 170 के आसपास है, क्योंकि बाद में उस परिवार में घुसने के बाद तो और भी बीमे आ गए ना। शुरुआत मैंने 1 लाख 2 लाख यहां से की थी। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, मुझे चैट पर लिखिए हाउस द आइडिया, ये आइडिया कैसा है? ये आइडिया कैसा है दोस्तों? बी लिखिए, आई विल कम टू नो। आपका आपका फीडबैक मुझे बी के नाम से भी चलेगा। और अगर बढ़िया है तो बी, बराबर है। अगर नहीं अच्छा लगा तो लिखिए जी, लिखिए, घटिया का जी भी लिख सकते हैं। तो आपको पूरा लिबर्टी है यार। सो थैंक यू सो मच। इतने लोगों का बी है, मतलब मैं परफेक्ट बात कर रहा हूँ। तो सोचिए आपके एरिया में भी कोई ना कोई मंदिर होगा, आपके एरिया में भी कोई ना कोई मंदिर होगा, कोई लोगों की आस्था होगी। और उन्हीं लोगों को दे दीजिए उस मंदिर में आते हैं। जो मंदिर में नहीं आते उनको देके फायदा नहीं। इसके लिए मंदिर में जो लोग आते हैं उनके हाथ में एक पर्चा जाना बहुत जरूरी है। ये पर्चा जाना बहुत जरूरी है। क्या आप क्या आप साईं बाबा के मंदिर में मतलब क्या आप साईं बाबा को साईं बाबा मंदिर में आस्था रखते हो? साईं बाबा पर आस्था रखते हो? अगर हाँ, क्या आप उसमें डोनेशन देना चाहते हो? 100% का डोनेशन दीजिए, केवल 5% अमाउंट जमा करके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए। स्टॉल जो साईं बाबा मंदिर के दाहिनी तरफ जो लगा हुआ है स्टॉल, वहां पे आके इंक्वायरी करिए। और लोग आते थे, फिर बातचीत हो जाती, मजा आता था। मतलब काम करने का एक जरिया। बिलीव करिए, ये आइडिया भी आपको एमडीआरटी तक पहुंचा सकता है। एक छोटा सा आइडिया आपको एमडीआरटी तक पहुंचा सकता है। अगर बड़े बड़े लोग मिले तो कमाल का हो जाएगा। दिस इज व्हाट अ चैरिटी बिगिंस। दिस इज व्हाट अ चैरिटी बिगिंस। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको लगता होगा ये क्या बीमा बिकता है ऐसे? तो मैं कहता हूं दुनिया का, इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बीमा 250 करोड़, 250 लाख डॉलर का, हेलो, 250 लाख डॉलर का एक बीमा बिका है। जिसको किसने बेचा? वो आज नहीं बेचा, सालों पहले बिका है। और उसको बेचा था फ्रैंक बेडगर ने। और वो बेचने का कंसेप्ट चैरिटी के ऊपर ही था। मतलब बरसों पहले अखबार में एक न्यूज आया कि फलाना सिटी के जो फादर है, चर्च के फादर है, उनके पूर्वजों का हजारों करोड़ डॉलर का प्रॉपर्टी उनके नाम पर आ गया। अब वो तो खैर, वो तो फादर थे, उनको तो कोई बच्चे नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। तो फादर ने क्या किया, उस अमाउंट को ना वो चैरिटी करते थे। वो चैरिटी करते, उस अमाउंट से चैरिटी करते थे। अब ये एक सिटी में था और फ्रैंक बेडगर रहता था दूसरे सिटी में। अखबार में फ्रैंक बेडगर ने पढ़ा। फ्रैंक बेडगर ने क्या किया मालूम है? उसने अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट मांगा फादर का।
फादर का अपॉइंटमेंट मांगा जो 1 महीने के बाद का मिला। 10 मिनट का 10-15 मिनट का अपॉइंटमेंट था, 1 महीने के बाद का मिला। और 1 महीने के बाद उन्होंने, मान लीजिए 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने क्या किया, 11 बजे का अपॉइंटमेंट, हेलो 11 बजे का अपॉइंटमेंट या 10:30 या 11 बजे का अपॉइंटमेंट, वहां के बहुत बड़े डॉक्टर है जो इंश्योरेंस के पैनल पे थे, उनका अपॉइंटमेंट लिया। अच्छा, वो डॉक्टर भी इतने फेमस थे कि उनका अपॉइंटमेंट भी 1 महीना तो कम से कम एडवांस में लेना पड़ता, तो दोनों अपॉइंटमेंट उन्होंने सामने सामने ले लिए और ये 10 बजे उनके पास पहुंच गए। फादर ने कहा देखो मुझे तो आगे पीछे कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने फादर को पूछा, फादर आप ये पैसे का क्या कर रहे हो? बोला मैं तो डोनेट कर रहा हूँ, मैं तो वृद्धाश्रम, बच्चों के आश्रम में मैं तो चैरिटी कर रहा हूँ। बोला कब तक करेंगे? बोला जब तक पैसा होगा तब तक, या तो पैसा होगा तब तक या मैं रहूंगा तब तक। बोला दोनों खत्म होने के बाद स्टॉप। सर जिस बच्चों को आपने हैबिट लगाया है चैरिटी के ऊपर, मतलब वो अभी तक बड़े नहीं हुए, अभी तक उनका खाना पीना एजुकेशन वगैरह सब आपके ऊपर निर्भर है। जो बुजुर्ग है उनको मेडिकली सारा कुछ आप संभालते हो। सर ये पैसा जिस दिन खत्म होगा या आप जिस दिन नहीं रहोगे, ये आगे का जो चैरिटी है वो आप चाहते हो डिसकंटिन्यूस हो, कुछ लोगों को मिले, उसके बाद जो भी गरीब बच्चे वो हमेशा गरीब ही रहे, क्या आप चाहते हो? और पहली बार किसी ने आके ऐसी बात कही थी तो वो बोला नहीं मैं तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं इनको जिंदगी भर मिले, मेरी नहीं उनकी जिंदगी में हजारों मतलब सालों साल मिलता रहे। तो सर एक काम करिए ना, आप अपना इतना बड़ा इंश्योरेंस करिएगा, अगर मान लीजिए आपकी भविष्य में आपके साथ कोई डेथ भी हो गई तो भी इतना फंड आएगा, उस फंड के ब्याज से, इंटरेस्ट से इन अनाथ आश्रम के बच्चों को या वृद्धाश्रम में लोगों को उसका मतलब वो चंदा ब्याज से जाना चाहिए। और ये बात उस फादर को जज गई और 250 लाख करोड़ का, 50 लाख डॉलर का उस समय का बीमा बिका। और फ्रैंक बेडगर ने कहा सर मेरे पास 10 मिनट है सर, मैंने 11 बजे का एक अपॉइंटमेंट लिया है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है तो 1 महीने एडवांस में लेना पड़ता है, आपका था सर बराबर, मैंने आधे घंटे के डिस्टेंस में उनका अपॉइंटमेंट रखा है, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं और बराबर यहाँ से 10 मिनट में ही वहां पहुंचा जा सकता है। सर प्लीज मेरे साथ उस मेडिकल के लिए चाहिए, वो चले क्योंकि मेडिकल होना जरूरी है। और वो फादर और वो फ्रैंक बेडगर जाकर उस मेडिकल में गए और दुनिया का सबसे बिगेस्ट पॉलिसी उस समय बिका चैरिटी के ऊपर, बिलीव करिए दोस्तों। आज बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं, अगर कोई आदमी उन पर पहुंचे और चैरिटी के बेस पे, मैं तो कहूंगा अगर कोई बड़े क्लाइंट मतलब बड़े परिवार में आप जाते हो तो मान लीजिए 100 करोड़ जीवनाक्षय में, 100 करोड़ जीवनाक्षय में एक बार डालिए, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, हेलो उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा 70 लाख के आसपास जो भी आएगा, बराबर है, या 7 करोड़ के आसपास जो भी आएगा, 7% आएगा ना, तो हाँ 7 करोड़ के आसपास आएगा, वो उनकी ओर से चैरिटी जाती रहेगी, उनकी ओर से चैरिटी जाती रहेगी। और एक बार अमाउंट डाल दिया फिक्स होगा 100%, जिंदगी भर के लिए फिक्स। और 100 करोड़ एक बार लगा दिया तो उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट से न जाने कितने वृद्धाश्रम, कितने बच्चों के आश्रम चल सकते हैं, और वो भी उस आदमी का जनरेशन टू जनरेशन चल सकता है। अगर ऐसा कोई बड़ा फैमिली है तो जाकर मांगिए जीवन अक्षय जीवन शांति के लिए बड़ा अमाउंट सिंगल प्रीमियम में, या तो जीवन उमंग दे दीजिए। सर जीवन उमंग ले लीजिए सर, आप 5 लाख, केवल 5 लाख भरिए और देखिए आज से 15 साल के बाद आपको 5 लाख रुपया आएगा, वो 5 लाख आपके नाम से पूरा चैरिटी में जाएगा। 5 लाख 5 साल भरिए सर, 11 साल के बाद 2.5 लाख रुपया आपकी ओर से चैरिटी जाएगी, हर साल की चैरिटी जाएगी, एक बार चैरिटी एक बार नहीं, हर साल जाती रहेगी उस आश्रम में। लाइक दैट बड़े लोगों को ये बड़ा कंसेप्ट समझाइए, लोगों को ये चीज बहुत बढ़िया लगती है दोस्तों। दावा करता हूं चैरिटी बिगिंस में, चैरिटी कंटिन्यूटी में ये मायने रखते हैं। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको यही पूछिए ना, सर ये चैरिटी कब तक कंटिन्यूस रहेगी? जब तक आप रहोगे ना। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, आप एक फंड बनाइए, कम से कम 50 करोड़ का फंड बनाइए, उस फंड के ब्याज से जाएगा। तो क्लाइंट बोलेगा 50 करोड़ का फंड कैसे बनाओ यार, उतना पैसा नहीं है। कोई बात नहीं सर, 5% अमाउंट दे दीजिए और हम लोग 50 करोड़ का एक फंड बनाएंगे आपके नाम से, आपका 50 करोड़ का बीमा होगा जिसका 5%
जिसका 5% अमाउंट आप दे दीजिए, और जो फंड होगा आपके पश्चात जो फंड आएगा वो उसके ब्याज पर ये चैरिटी चलती रहेगी। तो चैरिटी कंटिन्यूटी में ये हम क्लाइंट को बोल सकते हैं। दोस्तों, चैरिटी बिगिंस, देखिए सपना, मतलब ये सपना है, लोगों का सपना है, आप सपना क्रिएट करिए। सपना है कि मैं चैरिटी करूं, उसके लिए क्या चाहिए? लोगों के पास पैसा चाहिए ना, ये ऐसे ही होता है ना चैरिटी। लेकिन अगर आपने सपना दिखाया चैरिटी का, बराबर है, कोई जरूरी नहीं पैसा होना चाहिए, आप LIC पॉलिसी के माध्यम से भी चैरिटी दिलवा सकते हैं। कुछ हो गया तो आज से चैरिटी, नहीं हुआ तो 15 साल के बाद चैरिटी, ऐसे हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, चैरिटी कंटिन्यूटी में देखिए बैंक बैलेंस 10 करोड़ है, ये वृद्धाश्रम है, ये बच्चों का आश्रम है, बैंक में 10 करोड़ बैलेंस होगा, या तो बैलेंस रखिए, उसके ब्याज से ये आश्रम चलेगा। नहीं तो आप 10 करोड़ का LIC पॉलिसी रखिए, कल को क्लेम आ गया तो 10 करोड़ रुपए आ जाएगा, बराबर है। वो 10 करोड़ का चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगा, उसका ब्याज से, उसके ब्याज से इन वृद्धाश्रम और इस बच्चों के आश्रम में चैरिटी जाती रहेगी, राइट। अब दोस्तों मैं एक आपको सेंटेंस यहाँ पे स्क्रिप्ट चैरिटी की बात, मतलब स्क्रिप्ट से चैरिटी की बात कैसे करनी है। दोस्तों ये स्क्रिप्ट मैंने इसलिए दी क्योंकि मॉर्निंग बैच के लोगों ने कहा सर इसका स्क्रिप्ट हमको बनाकर दे दीजिए। देखिए हमारा बीमा क्या है, हमारा बीमा क्या है, मैं क्लाइंट को पूछता हूं, मैं क्लाइंट को ऐसे पूछता हूं, नमस्कार सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कल को आपके गैर हाजिरी में ऐसी कौन सी संस्था है जो आपके परिवार को 50 लाख की चैरिटी दे सकती है। हेलो दोस्तों, यू हैव टू आस्क, ये हफ्ते में कम से कम आपको 10 लोगों को ये सवाल पूछना है। हेलो सर नमस्कार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कल को आपके गैर हाजिरी में ऐसी कौन सी संस्था है जो आपके परिवार को 50 लाख की चैरिटी दे सकती है। डोंट से इंश्योरेंस, डोंट से बीमा पॉलिसी बिलिसी, कुछ मत बताइए, ऐसी कौन सी संस्था है जो आपके परिवार को 50 लाख की चैरिटी दे सकती है। इतना सवाल पूछिए। अच्छा, क्या आपके परिवार को चैरिटी की जरूरत हो सकती है? भाई मेरे बात तो हो सकती है, तो ऐसी कौन सी संस्था है जो चैरिटी दे सकती है? वो बोलेगा ऐसी कोई नहीं है सर, एक संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम, जो आपके गैर हाजिरी में, आपके न रहने पर परिवार को 50 लाख की चैरिटी देना चाहती है। नमस्कार सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी संस्था है जो आपके गैर हाजिरी में आपके बच्चों की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में 50 लाख की चैरिटी दे दे, आपकी बिटिया की शादी में 25 लाख की चैरिटी दे दे, ऐसी कौन सी संस्था है? कोई नहीं सर, एक संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम। वो संस्था आपके बच्चों की उच्च शिक्षा में, क्योंकि उनको तो चैरिटी लगेगी ना, आपके आपके न रहने पर बच्चों का खाना पीना पढ़ाई लिखाई, तो वो तो चैरिटी तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी, आपके रिश्तेदार में से कोई नहीं आएगा। तो भारत सरकार की भारतीय जीवन बीमा निगम वहां पे आ जाएगी और वो 50 लाख बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा में चैरिटी दिलाएगी, और बिटिया के ब्याह में 25 लाख की चैरिटी दिलाएगी, और परिवार के भविष्य को इस चैरिटी के माध्यम से सुकून मिलेगा सर। वो सर उठाकर जिएंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे सर, सम्मान के साथ जिएंगे सर। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 2 लाइनें मैंने लिखी है वो कैसी है बताइए जरा मुझे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। ये लास्ट की 2 लाइनें हैं, 2 ये प्यारा है, जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया है वो स्क्रिप्ट कैसा है जरा बताइए। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। मैंने काम किया है इसके लिए बोल रहा हूँ, ये कमाल की है, कमाल की। मतलब आप आपको अगर ऊपर अप करना है ना तो दिस इज द वे। इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत ना करते हुए चैरिटी की शुरुआत करिए। हेलो, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बाय हार्ट करना है और आपको लोगों तक पहुंचाना है, ये स्क्रिप्ट को लोगों तक पहुंचाना है। ये स्क्रिप्ट आपके और मेरे बीच में रही तो केवल अभिजीत ही फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा और आप नहीं हो जाएंगे। मैं तो वह मार्केट में यूज कर रहा हूँ, आपको मार्केट में इसको यूज करके खुद को भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। ओके, एनी क्वेश्चन आज के इस टॉपिक के रिलेटेड? हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ सर, ये जो हम लोग गैर हाजिरी में या आपके एब्सेंस में ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हमेशा मरने की बात से शुरुआत कैसे करते हैं? ऐसे केस में ना मैं है ना क्लाइंट को हंसकर कहता हूँ, सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर। किसी भी आदमी के जीवन में ना 2 लोग हमेशा आते हैं,
दो लोग हमेशा आते हैं, एक है यम, दूसरे है हम। कड़वा सर, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। दो लोग किसी न किसी परिवार में हमेशा आते हैं, एक यम दूसरे हम। भाग्यशाली परिवार वो है जिसके परिवार में यम के पहले हम आते हैं, और दुर्भाग्यशाली परिवार वो है जिसके पहले हमारे पहले यम आता है। वाह वाह, गजब। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा। अपने पास हर 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 सवाल का जवाब होना चाहिए ना अपने पास। नहीं ना सर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा शब्द यूज किया। यस यस सर मैं एक जानकारी और लेना चाह रहा था सर। यस यस। ये अच्छा, इसके ऊपर पूरा मैंने मार्केटिंग के ऊपर मैंने अप्लाई किया है। मैं पंकज कल्ला जी को पूछा देता हूँ, पंकज जी ये आइडिया इसके पहले आपने कहीं सुना था, ये आइडिया आपके लिए कैसा रहेगा पंकज जी? सर बहुत अच्छा आइडिया आपका, चैरिटी वाला बहुत बढ़िया आइडिया है। और जब भी हम टेस्ट देते हैं कुछ ना कुछ वो यूजफुल आती है अमेरिका में। चलिए, पर ये कब आती है की करते हैं वो डिपेंड करता है, आप क्लाइंट के पास बैठे हो, कहाँ से कौन सा भूत निकलता है वो काम करता है। सही बात है, सही बात तो ये आपका आइडिया स्पेशल अच्छे होते हैं, टॉप वाली। यस, लेकिन ये क्लाइंट के सामने अभी अभी यम वाली बात बोली आपने, यम आता है हम आते हैं, जिसके बाद हम आ गए यम बच जाएगा, ये परिवार तो गया ही गया। बहुत बढ़िया डायलॉग है, इसको बाय हार्ट करिए भाई साहब। भाग्यशाली परिवार वो है जिसके घर में यम के पहले हम आते हैं, और दुर्भाग्यशाली परिवार वो है जिसमें हमारे पहले यम आ जाता है। सर मराठीमध्ये यमक नाही जुळणार है ना, मराठीमध्ये यमक नाही जुळत। हिंदी में ये हिंदी में बोलने जैसे। हाँ बरोबर है सर। यमराज को थोड़ी मराठी में कहते हैं, वो कह सकते हैं, यमच म्हटलं जातं त्याला। चलेगा चलेगा, चले बढ़िया है दोस्तों, इसको अप्लाई करिए। ये जो मैंने अभी जो लास्ट के 2 लाइन लिख कर दिए ना, उसको अप्लाई करिए, बिलीव करिए। ये केवल आपके और हमारे बीच में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके और क्लाइंट के बीच में ये शब्द का प्रयोग होगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक। मिलते हैं अगले वेडनेसडे को। दोस्तों मेरे कंपनी का अकाउंट, बैंक अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने फीस के लिए अभी बोला नहीं है, लेकिन ये हफ्ते में वो हो जाएगा, और उसके बाद में वो बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल दे दूंगा। तो जिनका फीस पेंडिंग है वो फीस वहां पे आपको जमा करना है, लेकिन अभी भी वो नहीं हुआ है करके मैंने बोला नहीं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू। और मेरे सर बोल रहे थे कि पहले मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एक स्ट्रेटजी है, मतलब कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहे थे। क्या मैं उनको बुलाऊं? वो कुछ तरीका बता रहे थे कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं उनको बुला रही हूँ। वो कुछ समझा रहे थे, इस तरह से काम करो तो तुम्हारा काम बढ़ेगा। हेलो, इधर आओ 2 मिनट। कोई 26 जनवरी का नहीं, कल तो 26 जनवरी है ना। हाँ, जो वो बात कर रहे थे वो समझा दूंगी ग्रुप में।
देखो मेरे हस्बैंड आ गए। हेलो बोलो। आवाज जा रही है। आवाज वाईफाई तो जो तो बंद हो गई, जो तो बंद हो गया। आवाज नहीं आ रही मेरी? आप लोगों की नहीं आ रही? माइक ऑन, ब्लूटूथ ऑफ है, ब्लूटूथ ऑफ हो गया। मयूर है कम, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? माइक्रोफोन ऑफ है, यहाँ से ऑन कर लग रहा है। यहाँ से ऑफ है, तो देखो आइए, देखो अब आ गई, यहाँ से बंद कर। हाँ आ गई, यहाँ से बंद कर। आ गई, यहाँ से बंद कर। एक सेकंड बस। आइए। आ रहा हूँ भाई। उसके बाद